जय हिंद साथियों। आज हम बात करेंगे गुप्त वंश के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बात किया था कौन से वंश के बारे में? तो पिछले वीडियो में हमने बात किया था कुषाण वंश के बारे में, और इस वीडियो में हम बात करेंगे गुप्त वंश के बारे में। आपको गुप्त वंश के बारे में जो महत्वपूर्ण फैक्ट है जिनसे एग्जामों में क्वेश्चन बनते हैं वो सारे फैक्ट आपको यहाँ पे कवर कराऊंगा मैं, और इसमें से आपके एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा गुप्त वंश में से, क्योंकि मैंने सारे फैक्ट मेरे जो एनसीईआरटी के नोट्स बनाए थे मैंने उन्हीं में से ये सारे फैक्ट मैं आपको पढ़ाता हूँ। मैंने खुद अपनी हैंड राइटिंग से एनसीईआरटी के नोट्स बनाए हैं, और आप भी एनसीईआरटी से पढ़ा करो। सबसे ऑथेंटिक बुक है, सबसे प्रमाणिक बुकें हैं वो, तो आप उन्हीं बुकों से पढ़ा करो। और उन्हीं में से आप पिछले पेपर उठा के देखना। आप किसी यूट्यूब चैनल पे से या किसी टीचर की बात मत मानना, आप खुद ही आप स्वयं पिछले पेपर उठा के देखना कि क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं या नहीं। सारे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से मिलेंगे। बाकी टीचर क्या करते हैं, आपको खुद की नॉलेज के अनुसार आपका दिमाग घुमाते रहते हैं, लेकिन आपको उनमें क्वेश्चन याद नहीं होते, और याद होते भी है ना तो उनमें से क्वेश्चन बनते ही नहीं। मैंने जो पिछले पेपर उठा के देखे हैं ना, तो मैंने आज तक जितने भी क्वेश्चन हुए हैं ना एग्जाम, और अभी जो वर्तमान में जितने भी एग्जाम हो रहे हैं ना, सारे एग्जामों में से क्वेश्चन मिलाए हैं मैंने, तो सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी में मिल रहे हैं। मैंने देखा कि जितने भी एग्जाम हुए हैं, अभी जो राजस्थान में देख लो आप, सीईटी का एग्जाम हुआ ना, तो मैंने उसके पेपर लिए हैं। जितने भी पारियों का एग्जाम हुआ ना, सारे मैंने अपने जो नोट्स बनाए ना उनमें से मिलाए, सारे क्वेश्चन उनमें से मिल रहे हैं। जिसमें से ज्यादातर मैंने अपने जो हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री में से मिलाया है, क्योंकि हिस्ट्री मुझे सबसे अच्छा सब्जेक्ट लगता है, और उसी में से मैं ज्यादातर क्वेश्चन मिलाता हूँ। क्योंकि जो भी एग्जाम होता है ना, तो मैं उसमें सबसे पहले हिस्ट्री के क्वेश्चन देखता हूँ कि इतिहास से संबंधित कितने क्वेश्चन आए हैं और कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो सारे क्वेश्चन इतिहास के एनसीईआरटी बेस आए हैं, और एनसीईआरटी आपको आगे बढ़ा सकती है। तो आप भी एनसीईआरटी ही पढ़िए, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बुक है वो। मैंने सारे क्वेश्चन मिलाए हैं। अभी एसएसजीडी का जो एग्जाम हुआ है उसमें भी देखना आप, जो इतिहास से संबंधित क्वेश्चन आए हैं ना, वो एनसीईआरटी बुकों में से ही आ रहे हैं। तो आप एनसीईआरटी बुकें पढ़िए। अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुकें नहीं भी है, तो मैं यहाँ पे एनसीईआरटी के जो महत्वपूर्ण फैक्ट है ना, वो यहाँ पे पढ़ाता हूँ। आप इसे वीडियो को देख सकते हैं, आप 2 बार देख सकते हैं इस वीडियो को, अगर आपको याद नहीं हो तो। क्योंकि एनसीईआरटी बेस में जो आपको जानकारी है ना, एनसीईआरटी बेस जानकारी बताता हूं, ताकि आप भी एनसीईआरटी से पढ़ सको। सारे जितने भी फैक्ट है ना हिस्ट्री के, मैं कहता हूं कि आप मेरी जो क्लास है ना, ये देखा करो। आप इतिहास में आपको ज्यादा रामायण पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वही मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, और बिल्कुल कम समय में बताऊंगा। मेरा मकसद यही रहता है कि वीडियो जितना कम समय में हो ना, उतना कम समय में स्टूडेंटों को प्रोवाइड करा सकूं, क्योंकि स्टूडेंटों का समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप ज्यादा हो सके ना बुकें पढ़ा करो। और बुकें पढ़ने में क्या है, अगर आपके पास बुकें पढ़ने का टाइम नहीं है, तो मैं यहाँ पे अपने नोट्स से आपको यहाँ पे जो महत्वपूर्ण जानकारी है ना वो बताता हूँ, आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं गुप्त वंश के बारे में। तो हम बात करें गुप्त वंश की, तो सबसे पहले देखते हैं कि गुप्त शासकों का उदय कैसे हुआ। तो सबसे पहले देखो कि गुप्त क्या थे, कुषाणों के सामंत थे गुप्त, यानी कि श्रीगुप्त को देख लो आप। श्रीगुप्त क्या थे, पहले कुषाणों का सामंत था श्रीगुप्त। तो इसने क्या किया, इसका क्षेत्र था, जैसे मान लो ये भारत है, कि ये भारत मान लो आप। वैसे तो मैं यहीं पे जल्दबाजी में बना रहा हूँ, इतना अच्छा तो नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूँ। ये अपना भारत है। तो ये क्या था, ये पहले भारत है ना, इस पे क्या था, तो भारत, यहाँ पे आप ये भारत मान सकते हो आप। तो भारत में क्या, कुषाणों का शासन था, ये मान लो आप। ये मान लो, तो भारत में यहाँ पे कुषाणों का शासन था, ये मान लो। तो कुषाणों का शासन था यहाँ पे। तो ये क्षेत्र मान लो आप, यहाँ से इनके श्रीगुप्त के पास में था ये यहाँ का। जो यहाँ पे कुषाणों का शासक था ना, इसने इस क्षेत्र में श्रीगुप्त को सामंत बना दिया। तो श्रीगुप्त ने क्या किया, इस क्षेत्र में कुषाणों का आना जाना बंद कर दिया। और यहाँ पे जो कुषाण शासक यहाँ पे नियम बनाते थे ना अपने राज्य के लिए, उन नियमों को ये यहाँ पे नहीं मानता था अपने राज्य में। इस कारण इसने यहाँ से इसे कुषाण वंश का, इसे सॉरी गुप्त वंश का शासक कहते हैं। किसे, श्रीगुप्त को। श्रीगुप्त को गुप्त वंश का शासक संस्थापक कहते हैं। तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, श्रीगुप्त, जिसने गुप्त वंश की स्थापना की थी। इसका शासनकाल कब से कब तक रहा, दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि इसका शासनकाल कब से कब तक रहा। इसका शासनकाल
240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक रहा, यानी कि 240 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठा और 280 ईस्वी तक शासन किया इसने। इसके बारे में तीसरा क्वेश्चन और आता है कि इसे क्या कहा जाता है, तो इसे गुप्त वंश का आदि पुरुष कहा जाता है। गुप्त वंश का आदि पुरुष किसे कहते हैं, श्रीगुप्त को कहते हैं। ये क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है, आप इसके बारे में ये 3 फैक्ट याद रख लो बस, और बाकी क्वेश्चन नहीं बनेगा इसके बारे में। इसके बारे में आपको कुछ पढ़ना नहीं है कि ये कहाँ गया था, क्या खाता था, और टीचर क्या पढ़ाएंगे आपको, बस ये जानकारी बताएंगे। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। और अगर आप इसके बारे में ज्यादा जानकारी पढ़ना चाहो तो आप कोई सी भी बुकें उठा के पढ़ सकते हो कि ये क्या करता था, क्या खाता था, कहाँ पे जाता था। तो उन जानकारियों से आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बाकी टीचरों का काम होता है आपको घुमाने का और वीडियो लंबा करने का, क्योंकि स्टूडेंटों को क्या करते हैं, गुमराह करते हैं, ताकि आप उनकी वीडियो देखे जाओ और उनको पैसे की इनकम होती जाए, और बस समय समय पर कोर्स आपके लिए लॉन्च करते जाएंगे। तो आप ऐसे टीचरों से बच के रहिए। आपको जो टीचर बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी दे और बिल्कुल कम समय में प्रोवाइड कराए, आप वही जानकारी देखिए। तो ये 3 फैक्ट याद रख लो इसके बारे में। आपको इसके बारे में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि श्रीगुप्त के बारे में क्वेश्चन आएगा तो इन 3 फैक्टों में से आएगा, क्योंकि मैंने आज तक इतने भी पेपर हुए हैं ना, जो वर्तमान में जितने पेपर हो रहे हैं ना, सारे पेपरों में से बस इन्हीं 3 फैक्टों में से क्वेश्चन मिलेगा। इनसे बाहर कोई क्वेश्चन जाता ही नहीं, क्योंकि एग्जामिनर के पास बहुत बड़ा इतिहास है। अगर इतिहास में से क्वेश्चन उठाएगा तो वो बिल्कुल निजी जानकारी में से जाके क्वेश्चन नहीं उठा सकता, क्योंकि उससे भी वही जानकारी उठानी होती है जो महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि वैसे तो उसके पास बहुत सा बड़ा इतिहास है, कितने क्वेश्चन बनाएगा इतिहास के, 5-7 क्वेश्चन सारा बनाता है वो, 5-7 क्वेश्चन के अलावा ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनाता है। तो इतने से जो महत्वपूर्ण फैक्ट है ना, वही याद करो आप। इसके बाद में अब हम शासक आता है कौन, चंद्रगुप्त प्रथम। महत्वपूर्ण शासक आता है। मैं यहाँ पे महत्वपूर्ण शासक ही बताऊंगा। आप कहोगे कि सर इसके बाद में दूसरा बनता है, इसके बाद में दूसरा बनता है, उनको आपको याद करना नहीं है, क्योंकि वो टीचरों का काम होता है कि आपको घुमाते रहे, किसके बाद में ये हुआ, उसका बेटा ये हुआ, उसका बेटा ये हुआ। वो आपको पढ़ना नहीं है, आपको वही पढ़ना है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और जो मैं पढ़ता हूँ, जो मैं एनसीईआरटी बुकों में देखता हूँ वो, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी की बुकों से लिए ये जानकारी। तो एनसीईआरटी की बुकों में इन्हीं शासकों के बारे में वर्णन है, और शासकों के बारे में वर्णन ही नहीं है। तो आपको उनके बारे में पढ़ के क्या करना है, वो टीचरों का काम होता है कि वो पता नहीं कहाँ से हेर के लाते हैं वो जानकारी उनके बारे में, कि इसके बाद में ये आ रहा है, इसके बाद में ये आ रहा है। तो आपको उस जानकारी से मतलब नहीं है, आपको तो वही जानकारी पढ़नी है जो ऑथेंटिक है, जो एनसीईआरटी बेस है। क्योंकि एक एग्जामिनर क्या कराता है, आप इस चीज को समझो। एग्जाम कैसे होते हैं कि 12th लेवल पे भर्तियां निकलती है या ग्रेजुएशन लेवल पे निकलती है। तो जो 12th लेवल पे वैकेंसियां निकल रही है, तो उनका मकसद क्या है कि स्टूडेंट जो कक्षा 1 से लेके 12th तक जो जानकारी पढ़ा ना, उसमें से क्वेश्चन देना का, उसमें से वो क्वेश्चन देता है। क्योंकि 12th पास वैकेंसी का मतलब ये है कि वो जो स्टूडेंट पढ़ के आया है ना, उन्हीं वैकेंसियों, उन्हीं ही बुकों में से उसके क्वेश्चन आएगा। यानी कि उसने कक्षा 1 से लेके 12th तक जितनी भी बुकें पढ़ी है, उन सारी बुकों में से वो एक 2 क्वेश्चन उठाता है। आप देखना, इस चीज को नोटिस करना, इन्हीं में से क्वेश्चन मिलेगा। इस कारण कहता हूं आपको कि एनसीईआरटी सबसे महत्वपूर्ण बुक है, एनसीईआरटी पढ़िए। आप चाहे कोई सा भी बड़ा से बड़ा टीचर हो, जो बिल्कुल सही टीचर है ना, वो आपको यही जानकारी देगा कि आप एनसीईआरटी की बुकें पढ़ा करो। जो अच्छे टीचर होते हैं ना, मैंने भी देखा है बहुत से टीचरों को, वो आपको बिल्कुल सही राय देते हैं कि आप एनसीईआरटी की बुकें पढ़ा करो। इसलिए मैं बोलता हूँ कि एनसीईआरटी की बुकें पढ़ा करो, सबसे महत्वपूर्ण बुक है वो। तो हम चल रहे थे चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। तो चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहलाता है। अब आप इसमें से कंफ्यूज हो जाते हो कि सर वास्तविक और संस्थापक में क्या अंतर है, यानी कि वास्तविक संस्थापक और संस्थापक में क्या अंतर है। तो इसमें अंतर समझो। यहाँ पे क्या था, ये सामंत था, सारा प्रशासन इसी के देखरेख में चलता था, ये कुषाण राजाओं का कहना नहीं मानता था। तो यहीं से गुप्त वंश का हो गया, संस्थापक हो गया। यानी कि इसके बाद में इसका पुत्री राजा बना था वहां का, यानी कि सामंत था, तो इसके बाद में इसका पुत्री वहां का शासक बना। इस कारण इसे गुप्त वंश का संस्थापक कहते हैं। लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम को वास्तविक संस्थापक क्यों कहते हैं, इसे वास्तविक संस्थापक इस कारण कहते हैं क्योंकि इसने स्वयं को राजा घोषित कर दिया था। ये राजा घोषित नहीं किया था इसने, या बाकी सारा प्रशासन ही चलाता था, लेकिन इसने स्वयं को राजा घोषित नहीं किया था। और इसने स्वयं को शासन का राजा घोषित कर दिया था सरेआम, कि आज से मैं ही शासक हूं और मैं ही आपके लिए सारे नियम बनाऊंगा। इसने खुलेआम ये घोषणा की थी। तो
ये वास्तविक संस्थापक था और इसने अपने जो आस पड़ोस के जितने भी राज्य थे ना उन पर इसने विजय पाई थी, यानी कि उन राज्यों को जीत लिया था इसने। ये शासक कब बना था? चंद्रगुप्त प्रथम। दूसरा क्वेश्चन यही बनेगा, इसके बारे में बनेगा कि ये शासक कब बना, तो ये बना 319 ईस्वी में शासक बना था। चंद्रगुप्त प्रथम शासक कब बना? 319 ईस्वी में। इसके बाद में एक और क्वेश्चन बनता है कि लिच्छवी नरेश की पुत्री कुमार देवी से इसने विवाह किया था। तो तीसरा क्वेश्चन यही बनता है इसके बारे में कि इसने विवाह किससे किया था या इसकी पत्नी का नाम क्या था? तो इसकी पत्नी का नाम था कुमार देवी। ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। मैं भी कहता हूं इसके बारे में कि ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का क्या नाम था? तो इसकी पत्नी का नाम था कुमार देवी। ये क्वेश्चन आपको याद में रखना है। और ये किस शासक की पुत्री थी? तो ये लिच्छवी के नरेश, यानी कि लिच्छवी एक राज्य है जिसके राजा की पुत्री थी ये, कौन? कुमार देवी, जिससे इसने विवाह किया था और इसके साम्राज्य का विस्तार हो गया था। उसमें इसे दहेज के रूप में राज्य भी मिला था और इसका राज्य काफी शक्तिशाली हो गया था। दूसरा क्वेश्चन बनता है इसके बारे में, किसके बारे में? चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में, कि इसकी उपाधि क्या थी? तो मैंने बताया कि इसने स्वयं को राजा घोषित कर लिया था और उस समय महाराजा धीराज की उपाधि इसने धारण की थी। कौन सी उपाधि धारण की थी? महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। और इसके बारे में एक और क्वेश्चन बनता है, क्या? मैं यहां से मिटा देता हूं इसे। इसके बारे में एक और क्वेश्चन बनता है कि इसने चंद्रगुप्त प्रथम ने 300 चंद्रगुप्त प्रथम 319 में शासक बना, तो इसने 319 और 320 यानी 319-20 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया था। ये क्वेश्चन काफी बार बनता है, ये मैंने यहाँ पे लिखा नहीं था, इस कारण बता रहा हूँ आपको कि गुप्त संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो गुप्त संवत चलाया गया था 319 से 320 ईस्वी में। 319-20 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया था किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। ये क्वेश्चन इसके बारे में महत्वपूर्ण है, तो ये फैक्ट आपको इसके बारे में याद में रखना है। अब हम चलते हैं महत्वपूर्ण शासक की ओर। तो हमारा फिर इसके बाद में एक महत्वपूर्ण शासक बनता है कौन? समुद्रगुप्त। कितना इजी, बस ये फैक्ट आपको याद रखनी है, इससे बाहर नहीं आएगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपको। चाहे आप खुद भी पेपर उठा के मिला लेना कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ इससे बाहर आपका क्वेश्चन गया हुआ क्या, तो आप खुद पाओगे, आप उनमें देखोगे तो आपको लगेगा कि नहीं बिल्कुल सही जानकारी है, मैं जो दे रहा हूँ इससे बाहर क्वेश्चन नहीं गया है। चाहे आप कोई सा भी हाई लेवल का एग्जाम हो चाहे लो लेवल का एग्जाम हो, आप सभी एग्जामों में मिला सकते हो क्वेश्चन, आपको इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा, क्योंकि इतिहास बहुत बड़ा है। वो बिल्कुल डीपली में से जाके क्वेश्चन नहीं उठाता भी है ना, डीपली में से जाके क्वेश्चन उठाता है तो यही जानकारी उठाएगा वो, क्योंकि उसके पास बहुत सी जानकारियां हैं, कितने शासकों के बारे में जानकारी पूछेगा वो। अब हम बात करते हैं समुद्रगुप्त के बारे में, बहुत ही इजी है, इसके बारे में 5-7 फैक्ट याद में रखना है, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण शासक है गुप्त वंश का। और कहते हैं कि गुप्त वंश का स्वर्ण काल, इसी के शासनकाल को गुप्त वंश का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। किसे? समुद्रगुप्त के शासनकाल को गुप्त वंश का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखा नहीं हूं, तो आप ये याद में रखना कि गुप्त वंश का स्वर्ण काल समुद्रगुप्त के शासनकाल को कहते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये शासक कब बना, ये क्वेश्चन बनता है इसके बारे में। तो ये 335 ईस्वी में शासक बना, कौन? समुद्रगुप्त शासक कब बना? 335 ईस्वी में समुद्रगुप्त शासक बना। फिर बाद में देखते हैं इसकी उपाधि क्या थी। तो इसकी उपाधियां ध्यान में रखना, इसकी उपाधियां बहुत सारी थी। इसे किन किन नामों से पुकारते हैं? उपाधियों का मतलब आप तो ये ध्यान में रखना कि इसे किन किन नामों से पुकारते हैं। तो इसे कहते हैं कविराज, यानी कि इसके दरबार में काफी कवि रहते थे। कवि को मतलब है कि इसके दरबार में काफी व्यक्ति रहते थे जिनको साहित्य के क्षेत्र में बहुत अच्छी जानकारी थी, तो उन्हें कवि कहते हैं। जो कविताएं लिखते हैं, कहानियां लिखते हैं, उन्हें कहते हैं। तो इसे कविराज की उपाधि दी गई है। इसके अलावा इसे चंद्र प्रकाश की उपाधि दी गई है। इसके अलावा इसे अश्वमेध पराक्रम याद रखना, अश्वमेध पराक्रम की उपाधि दी गई है। किसे? इसे समुद्रगुप्त को। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट बनता है इसके बारे में कि इसे भारत का नेपोलियन कहते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं। ये क्वेश्चन काफी बार आया हुआ क्वेश्चन है, आप एग्जाम में उठा के देखो, आप पिछले पेपर उठा के देखो कि ये क्वेश्चन कितनी बार आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन मैं हाईलाइट करके बता रहा हूं आपको, ये क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो भारत का नेपोलियन कहते हैं समुद्रगुप्त को। ये क्वेश्चन आपको याद में रखना है, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो भारत का नेपोलियन कहते हैं समुद्रगुप्त को, क्योंकि ये
काफी महत्वपूर्ण, काफी प्रतापी शासक था। कहते हैं कि इसके शासनकाल में गुप्त वंश का जो विस्तार था ना वो दक्षिण भारत तक हो गया था। आप ये ध्यान रखना, यानी कि इसका जो गुप्त वंश का शासनकाल था ना वो यहां तक फैल गया था। किसके काल में? तो वो समुद्रगुप्त के काल में। इसने काफी प्रदेशों पर विजय पाई थी और ये एक योग्य शासक था। इसके बाद में शासक आता है चंद्रगुप्त द्वितीय, लेकिन इसके बारे में और फैक्ट अभी तक इसके बारे में आप देखते हो तो इसे सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। अब आप समझोगे कि सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये क्वेश्चन भी काफी बार आया हुआ है क्वेश्चन, और एनसीईआरटी में ये हाईलाइट करके दिया गया है कि समुद्रगुप्त को सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। वीणा आप देखोगे सरस्वती माता का हाथ में देखते हो ना आप, तो वो वीणा बजाती हुई दिखाई गई है। इसी कारण ये सिक्का मान लो आप, तो इसके एक तरफ यानी कि हेड टैल होता है ना, तो उसके एक तरफ तो समुद्रगुप्त बैठा है और वीणा बजा रहा है, और दूसरी तरफ इसका राज्य चिन्ह है। तो इससे हम यह अनुमान लगाते हैं क्या कि ये बहुत अच्छा वीणा वादक था। समुद्रगुप्त बहुत अच्छा वीणा वादक था। तो ये इससे हमें अनुमान लगाते हैं कि समुद्रगुप्त को सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, तो ये बहुत अच्छा वीणा वादक था। इसके बाद में एक क्वेश्चन बनता है कि इसकी पत्नी का क्या नाम था। ये क्वेश्चन काफी बार तो नहीं कह सकते, लेकिन एक दो बार आया हुआ है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने मिलाया है तो काफी बार नहीं आया हुआ है, ये एक दो बार आया हुआ है। जो भी हाई लेवल के एग्जाम है ना, जैसे राजस्थान में आरएस का देख लो आप, इन एग्जामों में एक दो बार आया हुआ है कि समुद्रगुप्त की पत्नी का क्या नाम था। तो समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम था ध्रुव स्वामिनी, यानी कि ध्रुव स्वामिनी। इसकी पत्नी का क्या नाम था समुद्रगुप्त की का? ध्रुव स्वामिनी समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम था। तो ये इसके बारे में जानकारी है समुद्रगुप्त के बारे में। और अगर देखना चाहो तो इसने आर्यावर्त के 9 राजाओं और दक्षिणावर्त के 12 राजाओं को पराजित किया था। किसने? समुद्रगुप्त ने। आर्यावर्त के 9 राजा, दक्षिणावर्त के 12 राजाओं को इसने पराजित किया था। जैसे मैं यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ पे दिख रहा, यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको, यहाँ पे अच्छे तरीके से दिख जाएगा आपको। ये मान लो ये अपना भारत है, जैसा तैसा बना, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे जैसे भारत का नक्शा मुझे बनाना तो काफी अच्छा था, लेकिन यहाँ पे क्या आपको समझाने के लिए जल्दबाजी में बना रहा हूँ। आप भी भारत का मैप बनाने की प्रैक्टिस करिएगा। ये मान लो आप भारत का मैप है, ज्यादा अच्छा नहीं बनाए, ये मान लो भारत का मैप आप ये समझ लो भारत का। ओके, अब तो ठीक है ना। तो इसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे दिख रहा है कि आपको, यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा शायद, तो मैं यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, मैं यहाँ पे बताता हूँ कि ये हमारा भारत का मैप है। मान लो ये यहाँ पे बता देता हूँ मैं, ये हमारा भारत का मैप है। इसने क्या किया था समुद्रगुप्त ने, सॉरी ये मान लो हमारा भारत है, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। तो ये हमारा भारत है, तो आर्यावर्त यानी कि कोई मार्कर नहीं चल रहा है क्या? आर्यावर्त यानी कि उत्तर भारत के 9 राजाओं को और दक्षिण भारत के 12 राजाओं को इसने पराजित किया था। किसने? समुद्रगुप्त ने। इसने समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के 9 राजाओं और दक्षिण भारत के 12 शासकों को पराजित किया था। यानी आर्यावर्त के 9 राजा, यहाँ पे आपको मैं बोल के बता देता हूँ कि समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 राजा और दक्षिणावर्त के 12 राजाओं को इसने पराजित किया था। और इसके बारे में एक और क्वेश्चन ध्यान में रखना, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो यहाँ पे इसके बारे में एक क्वेश्चन और ध्यान में रखना आप कि इसे इसके दरबार में कवि रहते थे। कौन? हरिसेन। तो इसके दरबारी कवि का क्या नाम था? दरबारी कवि। तो इसके दरबारी कवि का नाम था हरिसेन। दरबारी कवि कौन थे? तो थे हरिसेन, काफी महत्वपूर्ण थे। इसके दरबारी कवि का नाम था हरिसेन। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि का नाम क्या था? हरिसेन। ये क्वेश्चन आप बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और ध्यान में रखना कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि का क्या नाम था। तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि का नाम था हरिसेन। ओके, अब हम चलते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय की ओर कि इसने क्या क्या किया था। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण और काफी इंपॉर्टेंट शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। इस कारण इसे भी हाईलाइट करके बताना चाहूंगा मैं आपको
कि ये भी काफी महत्वपूर्ण शासक है। और गुप्त वंश में से आप पिछले पेपर उठा के देखोगे तो चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त प्रथम, इन 3 शासकों में से काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है। काफी बार आप गुप्त काल में जितने भी क्वेश्चन आए हुए ना, ज्यादातर इन 3 शासकों में से आए हुए हैं। इस कारण इनके बारे में मैं हाईलाइट करके बता रहा हूं आपको कि चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त द्वितीय, तो ये कब शासक बना? तो ये बना था 380 ईस्वी में शासक बना। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय शासक कब बना? तो चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बना 380 ईस्वी में शासक बना। बस इतना सा फैक्ट याद रखना, हो जाएगा याद कि शासक कब बना। शासक बना 380 ईस्वी में। चंद्रगुप्त द्वितीय कब शासक बना? 380 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बना। अब दूसरा क्वेश्चन और देखो, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी उपाधि में से काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है ये भी। इसकी उपाधि, यानी कि इसकी उपाधि है परम भागवत। इसकी पहली उपाधि क्या है? परम भागवत। ये आप याद नहीं भी रखो तो भी चलेगा, लेकिन दूसरी उपाधि आपको याद रखना ही है, क्योंकि ये उपाधि काफी बार आई हुई है कि विक्रमादित्य किसे कहते हैं। विक्रमादित्य किसे कहते हैं? तो विक्रमादित्य कहते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय को। विक्रमादित्य वैसे तो भारत में बहुत से राजाओं ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, लेकिन क्वेश्चन आपके क्या बनेगा? क्वेश्चन ये बनेगा कि भारत में, सॉरी, क्वेश्चन ये बनेगा कि गुप्त शासकों में विक्रमादित्य की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? तो गुप्त शासकों में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। कैसे याद करेंगे? बहुत ही इजी है याद करना कि किस शासक, गुप्त शासकों में किस शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? तो विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय, द्वितीय से याद हो जाएगा आपको विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय तो विक्रमादित्य, क्योंकि आप इसमें कंफ्यूज क्या होंगे? कंफ्यूज यहीं पे होंगे कि विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण की थी या चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो द्वितीय, चंद्रगुप्त खुद कह रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय, तो द्वितीय से हो जाएगा विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की? तो वह की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ओके, ये 2 फैक्ट याद हो गए आपको, यहीं पे याद होंगे आपको ये 2 फैक्ट। तो यहीं पे याद करो इन फैक्टों को। पहला कब शासक बना? 380 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय। फिर उपाधि क्या थी? एक उपाधि थी परम भागवत, दूसरी उपाधि थी विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि क्या थी? विक्रमादित्य। ओके, अब इसके बारे में तीसरा फैक्ट और देखो, इसकी पत्नी का नाम क्या था? तो इसकी पत्नी का नाम था कुबेरनाग। कुबेरनाग किसकी पत्नी का नाम था? चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी का नाम था कुबेरनाग। ये क्वेश्चन ज्यादा बार तो नहीं कह सकते, लेकिन ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है। यानी कि अभी फिलहाल जो 2021 में क्वेश्चन एग्जाम हुए थे ना, उनमें ये क्वेश्चन आया था। 2021 के एग्जामों में आया था ये कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी का क्या नाम था? चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी का नाम था कुबेरनाग। चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी का नाम क्या था? कुबेरनाग। अगर आपको पिछले एग्जाम में जितने क्वेश्चन आए हुए हैं वो चाहिए तो आप कमेंट करके बता देना, क्योंकि उन क्वेश्चनों को भी मैंने एक अपनी जो नोटबुक है ना, उन सारी पूरी नोटबुक में मैंने वो क्वेश्चन लिख रखे हैं। जितने भी क्वेश्चन आज तक आए हुए हैं ना, वो क्वेश्चन लिख रखे हैं और उनको फिर मिलाया हूं मैं एनसीईआरटी की बुकों में। तो आप कमेंट करके बता देना आपको क्वेश्चन चाहिए, तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा क्वेश्चन। तो ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी का क्या नाम था? कुबेरनाग। फिर इसकी पुत्री का नाम भी ध्यान में रखना, प्रभावती। इसकी पुत्री का क्या नाम था? प्रभावती। प्रभावती किसकी पुत्री का नाम था? तो प्रभावती था चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम था प्रभावती। प्रभावती चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम था। ओके, इसके बारे में तीसरा क्वेश्चन और आता है जो कि काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि इसके शासनकाल में एक चीनी यात्री भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो फाहियान चीनी यात्री भारत आया था। ओके, इसके बारे में तीसरा क्वेश्चन और ध्यान में रखना है, इसके नवरत्न कौन थे? यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी में नवरत्न कौन कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी नवरत्न। ओके, तो इसमें आपको ध्यान में रखना कौन कौन सा? पहला और सबसे इंपोर्टेंट कालिदास, जो कि पूछा गया है। दूसरा इसमें आता है कौन है? वेताल भट्ट। दूसरा आता है वेताल भट्ट, जो कि पूछा गया है। जो पूछे गए हैं इसके दरबारी नवरत्नों में से, उनमें से बता रहा हूं मैं, वेताल भट्ट, कालिदास और एक धन्वंतरी। ओके, और एक अमर सिंह नहीं, सॉरी, शंकु पूछा गया है। और एक पूछा गया था कौन सा? ये गढ़कर्पण। ये पूछे गए हैं, तो आपको ये सारे याद रखने। पूछे गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये याद में रखने, ये भी पूछ सकता हो, क्योंकि दरबारी नवरत्न महत्वपूर्ण है। एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें भी हाईलाइट करके दिए गए हैं क्वेश्चन, और जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के एग्जाम होते हैं ना, उनमें भी क्वेश्चन आता ही है। इस कारण आपको ये क्वेश्चन ध्यान में रखना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी नवरत्न कौन कौन थे? कालिदास, धन्वंतरी, अमर सिंह, वेताल भट्ट, अरुचि
शंकु, सपकर्ण, सपकर्ण, सपनार्क, सपनार्क, सॉरी सपनार्क और घटकृपण, वराहमिहिर, ये इसके दरबारी नवरत्न है। तो ये इसके बारे में जानकारी आपको ध्यान में रखनी है कि ये महत्वपूर्ण जानकारी है। किसकी है? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय की महत्वपूर्ण जानकारी है, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में एक और क्वेश्चन ध्यान में रखना चाहूँ, मैंने बताया था कि प्रभावती के साथ इसने विवाह किया था। और अब ये इसके बारे में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अब हम चलते हैं शासक की ओर, कुमार गुप्त शासक की ओर। इसके बारे में ज्यादा फैक्ट आपको ध्यान में नहीं रखने, इसके बारे में आपको एक दो फैक्ट ध्यान में रखने हैं। क्या? सबसे ज्यादातर इसके बारे में एक ही फैक्ट आता है जो कि काफी बार पूछा गया है, या ये कह सकते हैं कि इंपोर्टेंट फैक्ट है और ये काफी बार पूछा गया है। तो 3 फैक्ट ध्यान में रखना। मैं इसमें इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये है कि इसमें छोटे से लेकर जो बड़े लेवल तक जितने भी फैक्ट बनते हैं ना, सारे फैक्ट आ जाए। इस कारण मैंने इसमें जो एक्स्ट्रा फैक्ट है ना वो भी लिखे हैं, ताकि आपका कोई भी फैक्ट छूटे ना। तो कुमार गुप्त की बात करते हैं। तो ये शासक कब बना, ये पूछा नहीं गया है कभी भी, लेकिन ये पहले पूछा गया था लगभग ये 2018 की जो वैकेंसी थी ना उनमें देखने को मिलता है। लेकिन वर्तमान में ये क्वेश्चन काफी कम पूछता है, लगभग पूछता ही नहीं, क्योंकि मैंने जो एग्जाम में जो पेपर उठा के देखे ना उनमें ये क्वेश्चन नहीं मिला। लेकिन हो सकता है कि ये क्वेश्चन दे दे, तो इस कारण हमें यहाँ पे जो छोटे से लेकर बड़े फैक्ट जितने फैक्ट बनते हैं ना सारे लेके चल रहा हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये शासक कब बना। तो कुमार गुप्त शासक बना 415 ईस्वी में। और कब तक कब रहा शासक? तो ये रहा 454 ईस्वी तक, यानी कुमार गुप्त का शासनकाल 415 ईस्वी से लेकर 454 ईस्वी तक रहा। किसका शासनकाल? कुमार गुप्त का। इसके बाद में एक फैक्ट ध्यान में रखना, ये फैक्ट काफी बार पूछा गया है, इस कारण हाईलाइट करके बता रहा हूं आपको कि नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण या नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी कुमार गुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई, या नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया? तो वह करवाया था कुमार गुप्त ने। ये काफी महत्वपूर्ण उस टाइम का विश्वविद्यालय था, नालंदा विश्वविद्यालय। ओके, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, इस कारण आपको ध्यान में रखना है इस फैक्ट को कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई? तो वह करवाई थी कुमार गुप्त ने। इसके बारे में एक फैक्ट और है कि मंदसौर अभिलेख इसी के समय लिखा गया था। ये इतना महत्वपूर्ण फैक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी बता रहा हूं आपको कि मंदसौर अभिलेख किसके शासनकाल में लिखा गया? इसने नहीं लिखा था ये, लेकिन इसके शासनकाल में लिखा गया था। कौन सा अभिलेख? मंदसौर अभिलेख। अब आपको अनुमान लगा रहा है कि हमें कैसे पता कि ये अभिलेख इसके शासनकाल में लिखा गया था? तो इस अभिलेख में इसके बारे में या इसके शासनकाल के बारे में जानकारी मिलती है। इस कारण हम कह सकते हैं कि मंदसौर अभिलेख इसके शासनकाल में लिखा गया। किसके? कुमार गुप्त के बारे में। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, जो गुप्त वंश में अगला शासक आता ना उसके बारे में पढ़ते हैं। तो मैं इसे मिटा देता हूं, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और ये सारे फैक्ट महत्वपूर्ण फैक्ट है, फिर से बता रहा हूं आपको कि ये सारे फैक्ट आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो इन्हीं फैक्टों में से क्वेश्चन मिलेगा। इस कारण आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे इसे लिख लो। ठीक है, मैं इन सबको मिटा देता हूं और यहाँ पे आपको बताता हूं नेक्स्ट जो वर्ष आता है ना इसके बाद में कुमार गुप्त के बारे में जो शासक आता है ना उसके बारे में बताता हूं। मैं यहां से मिटा देता हूं, मैं इसे उसे रहने देता हूं। अब हम बात कर रहे हैं, शुरू कर दीजिए रजा साहब महामूर्ख, शुरू न करिए। शुरू कर दी ना? चालू से हाँ। अच्छा पड़ दूं खैस गा दूं, वीडियो खराब करा दीजिए महामूर्ख जी। करो बंद। चुप रहो। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट शासक स्कंदगुप्त की। इसके बाद में आता है स्कंदगुप्त। प्रथम नहीं है यहाँ पे, ये आपको बताने के लिए लिखा हुआ है जानकारी कि आप इसे उतार लेना।
यहाँ पे लिख रहा हूं मैं स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त, इतना भी लाया हूं यहाँ तक, स्कंदगुप्त। तो इसके बारे में ध्यान रखना है, ये शासक कब से कब तक रहा। तो ये एक फैक्ट तो ये बनता है कि शासक कब से कब तक रहा। तो ये 455 से 455 ईस्वी से लेकर 455 से लेकर 467 तक ईस्वी तक शासक रहा है, ईस्वी तक शासक रहा। ओके, ये फैक्ट है, एक महत्वपूर्ण फैक्ट है इसके बारे में। इसके बाद में एक आता है कि भित्री स्तंभ अभिलेख और जूनागढ़ अभिलेख इसी के समय लिखा गया। भित्री स्तंभ अभिलेख, भित्री स्तंभ, स्तंभ स्तंभ लिख लेना चाहिए आप, स्तंभ है वैसे तो, भित्री स्तंभ अभिलेख, अभिलेख और जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख क्या हुआ, इसी के समय लिखा गया। जूनागढ़ भित्री स्तंभ अभिलेख और जूनागढ़ अभिलेख इसी के समय लिखा गया था, स्कंद गुप्त के समय। इसके बारे में एक और फैक्ट ध्यान रखना कि इसके समय हुणों का आक्रमण हुआ था। क्या हुआ था इसके समय, इसके शासनकाल में हुणों का आक्रमण शुरू हो गया था, हुणों का आक्रमण शुरू हो गया था, हुणों का आक्रमण। तो ये क्या था, इसने तो उस आक्रमण को दबा दिया था, लेकिन इसके बाद में जो शासक हुए ना वह अयोग्य शासक थे, तो वह उसे दबा नहीं पाए, इसे हुणों के आक्रमण को। तो इसने हुणों के आक्रमण का दमन कर दिया था इसने तो इसके समय हुणों का आक्रमण हुआ था। तो ये सारे फैक्ट इसके बारे में महत्वपूर्ण है, ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना, ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अब हम इसके बारे में, जो गुप्त वंश है ना, इसके बारे में ये हमारा सारा सेशन था, गुप्त वंश के बारे में कि प्रथम शासक कौन हुआ, और इसके बारे में एक क्वेश्चन और बनता है कि अंतिम गुप्त शासक कौन था। तो अंतिम गुप्त शासक था, अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्ता, विष्णुगुप्त। हो सकता है आपको जो बाकी गाइडेंस बुक है उनमें अलग देखने को मिले, लेकिन एनसीईआरटी में विष्णुगुप्त दे रखा है कि अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्ता। तो आपको यही याद में रखना है कि अंतिम गुप्त शासक कौन था, विष्णुगुप्ता, और इसी के समय यह अयोग्य शासक था, और यहीं से गुप्त वंश का अंत हो जाता है विष्णुगुप्त के समय। तो ये अंतिम गुप्त शासक था कौन, विष्णुगुप्त। तो ये सारे फैक्ट थे, ये आपको गुप्त वंश के बारे में ध्यान में रखने, और इनको आप ऐसे की ऐसे ही नोट्स बना लेना ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। तो ये थे हमारे गुप्त वंश के बारे में सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। ठीक है, धन्यवाद।